आज बच्चों हम कक्षा 12वीं रसायन का अध्याय 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अध्ययन करेंगे। इसमें निर्धारित अंक 4 है और इसमें से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है आपको। तो इसके अंतर्गत पूर्व में आपने हेलो एल्केन का अध्ययन कर लिए है। अब मैं आपसे हेलो एरीन के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है विषय वस्तु हमारा हेलो एरीन क्या होते हैं, इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसमें CX बंध की प्रकृति कैसी है, इनके रासायनिक गुण, इनको बनाने की विधियां और इनका उपयोग। बनाने की विधि को दूसरे शब्द हिंदी में विरचन नाम भी दिया गया है। विरचन की विधि या बनाने की विधि और साथ में उपयोग। तो 4 नंबर में आपको एल्केन और एरीन इन दो में से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं और आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हेलो एरीन होते क्या है। हेलो एरीन जैसे इनका नाम है, हेलो का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं हेलो का अर्थ है हैलोजन। हैलोजन को हेलो नाम दिया गया। हैलोजन में हमारे 3 मुख्य तत्व होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं, जैसे है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनसे हमारे विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं और इनका नाम हैलोजन है, इसलिए इनसे बने हुए यौगिकों के नाम के आगे IUPAC प्रणाली के अंतर्गत हेलो शब्द लगाया जाता है। जैसे हेलो एल्केन होते हैं ऐसे ही हेलो एरीन होते हैं। तो हेलो एल्केन में एलिफेटिक यौगिकों से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है। यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा। तो एरोमेटिक न्यूक्लियस जो होता है हमारा बेंजीन न्यूक्लियस होता है, 6 कार्बन परमाणुओं से बना हुआ और इसमें एकांतर, एकल और द्विबंध होता है। तो यहाँ पर बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब किसी भी हैलोजन पूरक द्वारा हो जाता है तो उस समय हमको हेलो एरीन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन नाभिक के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन या एरीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब हेलो समूह द्वारा होता है तो उसको हम हेलो एरीन कहते हैं। यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो इसमें एरोमेटिक न्यूक्लियस होता है और इनके नामकरण में जो सामान्य नाम है वही IUPAC नाम होते हैं। इनको हेलो एल्केन कहा जाता है। तो हैलोजन शब्द का नाम पहले बोलेंगे और बाद में हम बेंजीन न्यूक्लियस का नाम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा C6H5Cl है तो इसको हम IUPAC में क्लोरोबेंजीन करेंगे। ऐसे ही इसका सामान्य नाम भी क्लोरोबेंजीन रहेगा। तो इनके IUPAC और सामान्य नाम दोनों लगभग एक से होते हैं। हेलो एल्केन इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस का होना अनिवार्य होता है। अब हेलो समूह एरोमेटिक न्यूक्लियस में भी हो सकता है और एरोमेटिक न्यूक्लियस से जुड़ी हुई पार्श्व श्रृंखला में भी हो सकता है। तो अब इनमें इनका जो वर्गीकरण किया जाता है हेलो एल्केन का, तो इनमें इनको मोनो, डाई, ट्राई में भी बांटा जाता है। बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर यदि एक जुड़ा हुआ है तो उनको मोनो हेलो एरीन कहा जाएगा। यदि 2 जुड़े हुए हैं तो उनको डाई हेलो एरीन कहा जाता है। 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एरीन कहलाते हैं। X में यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से इनका नामकरण की विधि। अब पार्श्व श्रृंखला में भी हेलो समूह हो सकता है तो पार्श्व श्रृंखला के नाम के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। जैसे ये उदाहरण लिखा हुआ है C6H5CH2Cl, तो यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला में हेलो समूह है और इन सब में हेलो समूह बड़ा होगा, ये हमारे साइड चेन में आएंगे तो इसको मुख्य माना जाएगा। तो ये हमारी मीथेन का डेरिवेटिव है तो इसका नाम फेनिल क्लोरोमीथेन हुआ। तो ये पार्श्व श्रृंखला में हमारा हैलोजन परमाणु है। पार्श्व श्रृंखला में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ एल्कीन मूलक हो सकता है और इसके हाइड्रोजन परमाणु का भी विस्थापन हो सकता है। तो ये यहाँ पर इसको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन कहा जाएगा। या इसमें यहाँ पर हम इनको 1 मान ले, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गिनती की जा सकती है। जो बड़ा है उससे हमको गिनती प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर ये हमारा मुख्य होगा और ये हमारा प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा। तो इसको 1 क्लोरो और 6 मेथिल बेंजीन भी पढ़ा जा सकता है या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन पढ़ा जाता है। तो इसका नाम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये भी हम पढ़ सकते हैं। अब बच्चों आपको बेंजीन नाभिक में जो नामकरण किया जाता है, यदि एक से अधिक यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु आ जाते हैं तो उसमें एक को मुख्य
मुख्य माना जाता है और यहाँ से गिनती प्रारंभ की जाती है। तो बेंजीन न्यूक्लियस में आर्थो मेटा पैरा, ये आपने कक्षा 11वीं में सीख लिए होंगे, फिर भी आप हम देखते हैं यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस जो है हमारा, इसमें बेंजीन न्यूक्लियस में जो हमारा मुख्य प्रतिस्थापी होता है उसको 1 नंबर कार्बन दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पर Cl समूह पहले जुड़ा हुआ तो इसको 1 नंबर कार्बन दिया जाएगा। इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। यदि यहाँ पर दूसरे नंबर का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से विस्थापित हो गया है तो इसको 2 डाइक्लोरोबेंजीन पढ़ा जाएगा। अब इसी प्रकार से ये मान लो यहाँ पर इसका विस्थापन तीसरे नंबर के कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ गया है तो इसको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से यही विस्थापन यदि इसमें चौथे नंबर से हो गया है तो इसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन पढ़ा जाएगा। अब इसी को 1,2 पोजीशन, 1,3 पोजीशन, 1,4 पोजीशन, इसको हम कार्बनिक रसायन में विशेष नामों से पुकारते हैं। तो जो हमारी 1,2 पोजीशन होती है उसको आर्थो नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी 1,3 पोजीशन होगी, 1,3 पोजीशन को मेटा नाम दिया जाता है और 1,4 पोजीशन जो होती है इसको पैरा नाम दिया जाता है। अब इसमें जो हमारा चक्र चालू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, तो 1,2 पोजीशन भी हमारी आर्थो कहलाएगी और 1,6 पोजीशन भी हमारी आर्थो कहलाएगी। 1,3 पोजीशन हमारी यहाँ पर मेटा कहलाएगी, इसी प्रकार से 1,5 भी मेटा कहलाएगी और 1,4 दोनों में पैरा कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो बेंजीन न्यूक्लियस होता है इसमें ये दोनों तरफ की पोजीशन हमारी आर्थो कहलाती है, ये दोनों तरफ की पोजीशन इसकी मेटा कहलाती है और ये वाली पोजीशन पैरा कहलाती है। और ये इस प्रकार का रिंग लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें एकांतर, एकल और द्विबंध है। तो जो हमारा मुख्य प्रतिस्थापी होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, उसको 1 नंबर के कार्बन से माना जाता है। बाकी की गिनती फिर उसके प्रतिस्थापी के रूप में की जाएगी। तो यहाँ पर ये 1,2 पोजीशन या 1,6 पोजीशन इसको आर्थो पढ़ा जाता है और 1,4 को या 1,5 को, 1,3 को या 1,5 को इसको पढ़ा जाता है मेटा और 1,4 को पढ़ा जाएगा पैरा। तो इस प्रकार से आर्थो, मेटा, पैरा कार्बनिक रसायन में चलता है। जब एक से अधिक यहाँ पर क्रियात्मक समूह आ जाएंगे बेंजीन न्यूक्लियस से। तो ये इनके नामकरण की विधि है, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। 1,2 पोजीशन बोलिए, 1,3 पोजीशन बोलिए, 1,4 बोलिए या 1,6, 1,5 आर्थो, मेटा, पैरा बोल सकते हैं। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इनके यदि आप सिमेट्री का या इनके गलनांक का अध्ययन करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो पैरा पोजीशन है इसका गलनांक सबसे ज्यादा मिलेगा। उसका कारण क्या होता है, इसकी सिमेट्री। यहाँ पर इसकी जो रचना है सममित रचना है और इसमें क्लोज पैकिंग हुई है। निबिड़ संकुलन जो है क्लोज होता है, इसलिए इसका गलनांक इन सब की तुलना में ज्यादा। इनमें सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री है, रचना में नियमित है यह आकार, इसलिए इसका गलनांक ज्यादा होगा। तो ये इनका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें इनके CH बंध की प्रकृति आती है। CH बंध यानी कार्बन हैलोजन बंध। कार्बन हैलोजन बंध वैसे आपने हेलो एल्केन में पढ़े होंगे। CH बंध क्या होता है, ध्रुवीय हो जाता है, पोलर हो जाता है। पोलर होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो हैलोजन परमाणु अधिक ऋणी होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से CH बंध ध्रुवीय होता है। तो ये ध्रुवीय होने के कारण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। किससे, जिनसे ये बने हुए रहते हैं, अपने मूल जो इनके जनक रहते हैं जनक से अधिक क्रियाशील होंगे। उसका कारण क्या है, इनका पोलर होना, 2 ध्रुव होना। हैलोजन परमाणु अधिक ऋणी है, इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा खींच लिया, अधिक ऋणावेशित, और कार्बन उसकी तुलना में आंशिक रूप से धनावेशित। तो ये अधिक क्रियाशील होंगे। जिस एल्केन से बने उसकी तुलना में अधिक क्रियाशील, जैसे जिस बेंजीन से ये बना हुआ तो उसकी तुलना में अधिक क्रियाशील होगा। अब इनकी क्रियाशीलता भी आप एलिफेटिक एरोमेटिक की भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जो एलिफेटिक होते हैं उसमें CH बंध जो होता है ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। किंतु हमारा जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन में जो कार्बन जुड़ा रहता है कार्बन हैलोजन से, उसकी संकरित अवस्था sp2 संकरित अवस्था होती है।
तो यहाँ पर sp2 संकरित अवस्था में S लक्षण जो होता है ज्यादा पाया जाता है, यानी ये नाभिक के ज्यादा निकट रहता है, इसलिए क्या होता है इस X बंध का विदलन करना कठिन हो जाता है। तो जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक की, तो हेलो एरीन कम क्रियाशील क्यों होते हैं? तो उसका कारण क्या रहेगा? एक कारण इसके कार्बन का संकरण sp2 संकरित अवस्था में है और यहाँ पर इसमें S लक्षण ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका विदलन इसकी तुलना में कम हो जाता है। दूसरा कारण होता है इसके कम क्रियाशील होने का, बेंजीन न्यूक्लियस में अनुनादी रचनाएं आ जाती। बेंजीन न्यूक्लियस में अनुनादी रचना आने के कारण क्या होता है, जो हमारा CX बंध है वह डबल बॉन्ड द्वारा, और इसकी बंध लंबाई जो होती है CX बंध की बंध लंबाई 169 पिकोमीटर हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि यही CX बंध की लंबाई आप हेलो एल्केन में देखेंगे तो ये 177 पिकोमीटर मिलेगी, 180 के लगभग मिलेगी। तो ये जैसे लंबाई बंध लंबाई छोटी हो जाती है तो वह यौगिक क्या हो जाता है, कम क्रियाशील हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हो जाए, नाभिक के ज्यादा निकट आ गया और इसकी दूरी कम रहती, इसलिए इससे कम क्रियाशील और ये अधिक क्रियाशील। तो हेलो एल्केन कम क्रियाशील, हेलो एरीन हेलो एल्केन से कम क्रियाशील क्यों होते, प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उसके कारण हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला कारण होगा कि हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 संकरित अवस्था में। दूसरा कारण होगा कि हेलो एरीन में जो CX बंध की लंबाई कम हो जाती है। अब लंबाई कम होने का कारण क्या है, अनुनाद। तो यहाँ पर हमारा जो हेलो बेंजीन होता है विभिन्न 5 संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हेलोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है ये बेंजीन न्यूक्लियस अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जिससे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बेंजीन न्यूक्लियस में चला जाता है और ये क्लोरीन परमाणु से द्विबंध द्वारा जुड़ जाता है। यहाँ पर क्लोरीन पर धनावेश आ जाता है, जबकि Cl मूलक पर ऋणावेश होना चाहिए। तो इसने अनुनाद के कारण इसने अपने आप में खींच लिया। अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा खींचा है ये पूरे चक्र में चक्कर लगाता है और इसकी विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बन जाती है। तो ये इसकी 1 2 3 4 5 अनुनादी संरचना बनती है। तो इसके कारण क्या होता है, अनुनादी संरचना के कारण चक्रीय रचना के कारण इसको स्थायित्व मिल जाता है और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। वैसे भी हम देखेंगे यदि हमारी ये चेन इस प्रकार से लंबी चेन है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की, इसमें कोई हेलो समूह जुड़ा हुआ है तो इसको तोड़ना आसान रहेगा, किंतु ये चक्र का रूप ले लेता है, इसलिए क्रियाशीलता इसकी कम हो जाती है। और चक्र का रूप लेने के साथ साथ इसमें अनेकों रचनाएं बन जाती, तो अनेकों रचनाएं बनने के कारण क्या होता है, इसको ऊर्जा कम हो जाती है इसकी, और ऊर्जा कम होने से ये स्थायी हो जाता है, इसी कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो ये विभिन्न 5 रचनाओं का अनुनादी संकर होता है। यहाँ पर CX बंध कैसा हो जाता है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ने से इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है, इसलिए हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो ये प्रश्न कारण भी कई बार पूछा गया है कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो इसके हम 3 कारण बता सकते हैं। एक तो इसका संकरण कार्बन परमाणु का, दूसरा हम बता सकते हैं इसकी अनुनादी संरचना, तीसरा इसकी बंध लंबाई का कम होना। ये कारण है जिसके कारण हेलो एरीन कम क्रियाशील है। ये CX बंध की प्रकृति है। अब इसके बाद CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पर जो ध्रुवीय प्रकृति होती है तो ये हेलो एरीन में हमको कम मिलेगी। अब इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमको चर्चा करना है, रासायनिक गुणधर्म और इसको बनाने की विधियां होती है। तो पहले बनाने की विधि देखेंगे हम। तो इसके बनाने की विधि में आप देखेंगे हैलोजन के इसको प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। पहली विधि है इसको बनाने की प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। अब ये चूंकि एरोमेटिक यौगिक है इसलिए बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से इनको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण करना है तो बेंजीन का क्लोरीनीकरण किया जाता है निर्जल आयरन क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। इनको हैलोजन वाहक कहते हैं। हैलोजन वाहक का अर्थ होता है ये हैलोजन परमाणु को बेंजीन नाभिक तक ले जाते हैं। तो निर्जल होना चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड है या आयरन क्लोराइड है, इनकी उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराया जाता है। टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन रखा जाएगा। तो हमको यहाँ पर मोनो हेलो व्युत्पन्न मिलेगा। तो ये मोनोक्लोरो बेंजीन मिला, या इसका सामान्य नाम है क्लोरोबेंजीन। दूसरा एल्किल बेंजीन का पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण द्वारा। एल्किल बेंजीन यानी ये मेथिल बेंजीन है, या इसका सामान्य नाम है टॉलुइन।
यह मेथिल बेंजीन कहलाता है। इसका भी हम पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण करेंगे। तो यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका हैलोजनीकरण किया जाता है। तो ये यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं और फेनिल क्लोरोमीथेन मिलता है। अब ये मीथेन का डेरिवेटिव रहेगा। तो ये पार्श्व श्रृंखला में भी विस्थापित करके हमको हैलो यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। अब एक बनाने की महत्वपूर्ण विधि है डाईएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इनको बनाया जाता है। उस अभिक्रिया का नाम है सेंडमायर अभिक्रिया। आपको प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि एनिलीन से किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे। तो एनिलीन से प्राप्त करने के लिए यहाँ एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, यह सेंडमायर अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। उसके लिए एनिलीन पर नाइट्रस अम्ल और HCl की अभिक्रिया या NaNO2 और HCl की अभिक्रिया की जाती है। तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल और HCl की क्रिया से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की क्रिया करेंगे तो क्लोरोबेंजीन। और यदि यहाँ पर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे और HBr लेंगे तो हमको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। और आयोडोबेंजीन जो है क्यूप्रस आयोडाइड से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो सीधे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है C6H5N2Cl, इस पर डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया से इसको बनाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया डायरेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर हमको आयोडो यौगिक मिलते हैं, आयोडोबेंजीन मिलेगा प्लस KCl प्लस N2। तो यहाँ पर आयोडो यौगिक यदि प्राप्त करना है तो सीधे पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया से। ये सारी क्रियाएं सेंडमायर क्रिया कहलाती। पर हमको हैलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन मुख्य देखना है। इसको बनाने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर की जाएगी तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ये सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती। तो ये बनाने की इसकी मुख्य विधियां। इसके बाद इसको बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए बेंजीन के फॉर्मलीकरण से भी इसको बनाया जाता है। बेंजीन के जैसे क्लोरीनीकरण से बनाते हैं वैसे बेंजीन के फॉर्मलीकरण से। तो बेंजीन का फॉर्मलीकरण करने के लिए हम HCl, जलवाष्प और ऑक्सीजन उसकी उपस्थिति में फॉर्मलीकरण किया जाता है। बेंजीन का फॉर्मलीकरण करना, बेंजीन को C6H6 भी लिख सकते हैं। इस पर HCl की क्रिया और ऑक्सीजन की क्रिया और साथ में जलवाष्प की क्रिया भी की जाती है। बेंजीन का फॉर्मलीकरण कहलाता है। बेंजीन का फॉर्मलीकरण करने से हमको C6H5Cl डायरेक्ट हमको मिल जाता है। ये बेंजीन के फॉर्मलीकरण से इसको बनाया जाता है। इस विधि को कहा जाता है रॉशिंग की विधि कहलाती है, रॉशिंग प्रक्रम कहलाता है। ये बेंजीन के सीधे फॉर्मलीकरण से इसको बनाया जाएगा। बेंजीन के फॉर्मलीकरण से हमको C6H5Cl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ये बनाने की विधि है बेंजीन के फॉर्मलीकरण से। इस समीकरण को यदि हम बैलेंस कर लेंगे तो ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। बेंजीन के फॉर्मलीकरण से बनाना, इसको रॉशिंग की विधि कहते हैं। बेंजीन पर HCl और ऑक्सीजन की क्रिया से इसको तैयार किया। ये बनाने की सामान्य विधियां हैं। यहाँ पर हमने देखी है जो हमारा sp2 संकरित CH बंद होता है, दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक वाइनिलिक होता है, दूसरा एरिल हैलाइड होता है। वाइनिलिक जो हैलाइड होता है उसमें जो हमारा हैलोजन परमाणु है सीधे द्विबंध युक्त कार्बन जो कि sp2 संकरित अवस्था में है, इससे सीधे क्या होता है हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। इसको कहा जाता है वाइनिलिक बंध या वाइनिल बंध कहलाता है। जैसे PVC पढ़ते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनना, तो ये हमारा वाइनिलिक बंध कहलाएगा। वाइनिलिक हैलाइड कहलाएंगे। इसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो द्विबंध द्वारा दूसरे कार्बन से जुड़ा है और ये एलिफेटिक रचना है, और यहाँ पर कार्बन sp2 संकरित अवस्था में, तो इसको वाइनिलिक कहेंगे। और जो हमारे एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड में हमारा जो हैलोजन परमाणु होता है वह हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है, उसकी भी संकरित अवस्था sp2 है। और यहाँ पर हैलोजन परमाणु बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है।
एरोमेटिक न्यूक्लियस से, इसलिए इनको एरिल हैलाइड कहा जाता है। और इनको वाइनिलिक, वाइनिलिक बंध यानी द्विबंध युक्त कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हमारा हाइड्रोजन परमाणु। तो ये वाइनिल बंध के लाएगा, दोनों में संकुलित अवस्था क्या है, sp2 संकुलित अवस्था। तो ये भी एक प्रकार से इनका वर्गीकरण है। अब इसके बाद इनकी बनाने की विधि की बात आती है, इनकी बात रासायनिक गुणधर्म पर। रासायनिक गुणधर्म में जो हमारे हेलोएरिन होते हैं, कुछ ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और ये कम क्रियाशील होते हैं। तो कम क्रियाशील होने के कारण हम देख चुके हैं कि इनमें अनुनाद होता है और हाइड्रोजन sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये कम क्रियाशील होते हैं। फिर भी ये कुछ रासायनिक गुण दिखाते हैं, जैसे नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो नाभिक को या धनावेश को पसंद कर रही वाली अभिक्रिया मिलेगी, या ऐसी अभिक्रियाएं जो ऋणायन को पसंद कर रही है या ऋणावेश को पसंद कर रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं मिलेगी। तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो मिलती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में OH नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होती है उसमें धनावेशित नाभिक से अन्य मूलक आकर जुड़ जाते हैं, तो हैलोजन परमाणु का विस्थापन हो जाता है। तो पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें OH समूह द्वारा इनका विस्थापन होता है, OH समूह द्वारा विस्थापन, OH समूह द्वारा विस्थापन, ये अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कहलाएगी, यानी जो धनावेश को पसंद कर रहे हैं। तो ऋणावेशित मूलक धनावेशित मूलक से जाकर जुड़ जाएंगे, नाभिक को पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हैलोजन परमाणु होता है, हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक से प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे क्षार की अभिक्रिया होगी इसमें, तो यहाँ पर हैलोजन परमाणु का विस्थापन हो जाता है और ये यौगिक हमको मिलेगा, इसका नाम है फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। इसमें हैलोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल मूलक से विस्थापित हो गया। यदि इसकी रासायनिक क्रियाएं जो है विस्थापन की क्रिया हैलोजन परमाणु की बढ़ जाती है, यदि यहाँ पर आर्थो स्थान पर या पैरा स्थान पर नाइट्रो समूह है, तो इसमें यदि हमारा हैलो यौगिक है और इसमें आर्थो स्थान पर नाइट्रो समूह है या पैरा स्थान पर नाइट्रो समूह है, तो ये नाइट्रो समूह क्या करते हैं, इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। तो ये नाइट्रो समूह जो होते हैं, ये नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन निष्कर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन निष्कर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका विस्थापन और सरल हो जाता है। तो यहाँ पर NO2 समूह जुड़े होने से जो हमारे हेलोएरिन होते हैं वो और अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये कहाँ हो गया, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। और मेटा पोजीशन पर जो होता है उसमें ऐसी रचना नहीं बन पाती है, इसलिए क्या होता है, क्रियाशीलता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु आर्थो स्थान पर है या पैरा स्थान पर कोई भी इलेक्ट्रॉन निष्कर्षी समूह है तो वो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, इसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशील हो जाएंगे। तो ये इसकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का अर्थ है एक का स्थान दूसरा लेना। यहाँ पर हेलो समूह के स्थान पर हाइड्रोक्सिल मूलक आ गया। दूसरी विस्थापन अभिक्रिया इसकी होती है नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन होता है, इसका नाइट्रीकरण किया जाता है। नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन जो होता है इसमें हमको नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं और मुख्य नाइट्रो यौगिक जो मिलते हैं, ये नाइट्रो यौगिक हमको यहाँ पर उत्पाद के रूप में पैरा समावयवी भी इसके ज्यादा मिलेंगे। तो NO2 समूह द्वारा इसका विस्थापन होता है, ये अभिक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। जैसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। तो यहाँ पर हमको दो समावयवी मिलेंगे, एक नाइट्रो आर्थो स्थान पर कम मात्रा में मिलता है और एक होता है पैरा स्थान पर, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो हमारा पैरा समावयवी होता है, पैरा समावयवी हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है और इसकी मात्रा कम मिलती है। तो यहाँ पर NO2 समूह इसमें जुड़ गया है, ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। हेलोएरिन की अब हमने नाभिक स्नेही अभिक्रिया देखी जिसमें धनावेश आकर जुड़ जाता है
निर्णामित धनावेश से आकर जुड़ जाता है। अब हमको देखना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रक्रम। इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होता है, ऐसे मूलक आकर जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश को पसंद करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस के आर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। जो हमारा हेलो समूह जुड़ा रहता है क्लोरीन समूह जो होता है वो आर्थो व पैरा निर्देशक समूह होता है। आर्थो और पैरा निर्देशक समूह कैसा, ये आर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ाता है। इसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाएगा या पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ाएगा। तो ये सिमेट्री वाली पोजीशन रहती है, इसलिए एक स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है, मेटा स्थान पर सिमेट्री नहीं आ पाती। तो यहाँ पर इसमें 2 स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का क्लोरीन मूलक बढ़ाता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होगी तो जो मूलक इलेक्ट्रॉन को या ऋणावेश को पसंद करते हैं वो उन स्थान पर आकर अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया होती है इसकी क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में जैसे हैलोजन की अभिक्रिया होती है इसमें क्लोरीन की, तो यहाँ पर हमको डाई व्युत्पन्न मिलते हैं। तो ये यहाँ पर पैरा समावयवी इसका मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है और आर्थो समावयवी कम मात्रा में मिलता है। तो ये पैरा समावयवी क्योंकि ये इसकी रचना सममित है इसलिए ज्यादा मात्रा में मिलता है और ये कम मात्रा क्योंकि ये स्थायी हो जाता है इसलिए इसकी मात्रा अधिक होगी, रचना के कारण इसकी कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया इसको क्लोरीनीकरण कहेंगे, हैलोजनीकरण कहलाता है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया होती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी। इसमें भी क्या होता है, आर्थो और पैरा समावयवी मिले क्योंकि क्लोरीन जो होता है मूलक ये आर्थो और पैरा निर्देशक होता है। तो इसी स्थान के हाइड्रोजन परमाणु हट जाएंगे। तो यहाँ पर हमको आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो इसमें पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो होगा ये मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, इसकी मात्रा कम होगी। इसके बाद अगली इसकी अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही अभिक्रिया में सल्फोनीकरण। यह अभिक्रिया बेंजीन नाभिक के कारण भी कहलाती। सल्फोनीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर भी आर्थो और पैरा समावयवी मिलेंगे। तो इसको 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल पढ़ सकते हैं, इसको 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल पढ़ सकते हैं। तो इसका यहाँ पर प्रतिशत ज्यादा रहेगा। तो ये इसमें हमको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से मिले हैं सल्फोनिक अम्ल 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसको सल्फोनीकरण की क्रिया कहते हैं। और जो हमारा क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन अन्य अभिक्रिया भी देता है, जैसे इसकी धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो C6H5MgBr बनाता है, इसको हम ब्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है कार्बनिक रसायन में। दूसरा ये हेलोबेंजीन में यदि मैग्नीशियम में क्लोरोबेंजीन की क्रिया होगी तो इसमें हमको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार से मिलता है लिथियम की जब अभिक्रिया होती है, इसमें लिथियम की अभिक्रिया होती है तो इसमें हमको एल्किल लिथियम प्राप्त होता है या इसको बेंजीन लिथियम पढ़ा जाएगा और लिथियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसकी अपचयन की अभिक्रिया होती है। अपचयन की अभिक्रिया में किसी भी अपचायक की उपस्थिति में तो हमको बेंजीन प्राप्त होता है। ये बेंजीन बनाने की विधि भी है, जैसे बेंजीन से इसको बनाया जाता है रॉशिंग प्रक्रम से, इसी प्रकार से जब इसका अपचयन कर देंगे तो हमको बेंजीन मिल जाएगा। ये इसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें कुछ नेम अभिक्रिया भी आएगी इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो बेंजीन नाभिक के कारण होती है। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे सेंडमायर अभिक्रिया तो उसको बनाने की अभिक्रिया है। दूसरी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हमारा एरोमेटिक हैलोजन युक्त यौगिक है और एलिफेटिक हैलोजन युक्त यौगिक। वुड्स फिटिंग दो नाम है, एक एरोमेटिक न्यूक्लियस का रहेगा और एक एलिफेटिक न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस में क्लोरोबेंजीन है और ये इसमें हमारा है मेथिल क्लोराइड है और सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया है। तो यहाँ पर हमको टॉलुइन प्राप्त हुआ या मेथिल बेंजीन प्राप्त हुआ। दूसरी है फिटिंग की अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम धातु की उपस्थिति में इसी के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्लोरोबेंजीन क्रिया करता है और हमको डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये क्रिया है फिटिंग की। और जो हमारी हेलो एल्केन में होती है ये अभिक्रिया तो उसको वुड्स की अभिक्रिया कहा जाता है। वहां पर हेलो एल्केन के दो मूलक सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और एल्केन बनाते हैं। इसमें इसका फिटिंग अभिक्रिया नाम है। इसमें हेलो बेंजीन ने दो अणु ने सोडियम धातु के साथ क्रिया करके डाइफेनिल बनाया है। इसके बाद अगली अभिक्रिया नेम रिएक्शन है। इसी में जब हम दो
हेलोबेंजीन को ले रहे हैं और उसके साथ में यदि कॉपर धातु ले रहे हैं तो इस अभिक्रिया का नाम उन्मान अभिक्रिया हो जाता है। तो ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत आएगी, इसमें भी हमको डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसके बाद इनकी अगली नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है एल्कलीकरण और दूसरा होता है एसिडीकरण। तो यहाँ पर जो हमारा एल्कलीकरण होता है इसमें बेंजीन नाभिक में एल्किल समूह प्रविष्ट होता है या बेंजीन नाभिक में एसिल समूह प्रविष्ट होता है। तो इसमें पहले फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्कलीकरण, तो जब हमारी क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है, अक्रिय वातावरण के ना, निर्जल इसलिए लिया जाता है। तो यहाँ पर हमको 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है और साथ में हमको 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन भी मिलता है और इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ये हमारा एल्कलीकरण। इसी में एसिडीकरण भी हो सकता है। एसिडीकरण में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, एसिटिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया होगी तो एसिड व्युत्पन्न प्राप्त होगा, हमको एसिडोफिनोल प्राप्त होगा। एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ये एल्कलीकरण हुआ। अब ये है इसका एसिटिलीकरण, CH3COCl की अभिक्रिया इसमें होगी। तो यहाँ पर बेंजीन नाभिक में CH3CO समूह प्रवेश करेगा, COCH3 समूह इसमें प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हमको क्लोरो एसिडोफिनोल प्राप्त हुआ है। तो इसको क्लोरो एसिडोफिनोल भी पढ़ा जाता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट की एसिडीकरण की अभिक्रिया। जो उस चार्ट में आपने देखे है फ्रीडल क्राफ्ट की एल्कलीकरण की अभिक्रिया, यानी एल्किल समूह इसमें प्रवेश किया है। जैसे इसकी अभिक्रिया CH3Br से हुई है, तो यहाँ पर हमको क्लोरोमेथिल बेंजीन प्राप्त हुआ है और साथ में HBr भी मिले। ये क्रिया है एल्कलीकरण। तो बेंजीन नाभिक में एल्किल समूह प्रवेश करता है या एसिल समूह प्रवेश करता है, उस क्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये वाली अभिक्रिया जितने बेंजीन नाभिक युक्त यौगिक आएंगे, जैसे इसके बाद आपको फिनॉल पढ़ना पड़ेगा तो फिनॉल में भी आएगा, बेंजाल्डिहाइड होता है उसमें आता है, बेंजीन में भी अभिक्रिया होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है बेंजीन न्यूक्लियस में CH3 समूह का प्रवेश करना या COCH3 समूह का प्रवेश करना, ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है इसकी बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया बेंजीन न्यूक्लियस के कारण है क्लोरल के साथ। क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन के 2 अणु क्रिया करते हैं और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो महत्वपूर्ण हमको एक कीटनाशी प्राप्त होता है जिसका नाम है DDT। यहाँ पर हेलोबेंजीन के 2 अणु क्रिया करेंगे और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो ये क्रिया किस प्रकार से होती है इसको हम इसमें देख सकते हैं। DDT का बनाना या क्लोरल के साथ इसकी अभिक्रिया होना। तो यहाँ पर हमारे हेलोबेंजीन के 2 अणु हिस्सा लेंगे, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर इनका ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पर क्लोरल के साथ। क्लोरल होता है CCl3CHO, ये क्लोरल होता है CCl3CHO। तो यहाँ पर इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इन दोनों में से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये अभिक्रिया जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया और हमको पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल इथेन प्राप्त होता है। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल इथेन प्राप्त होगा जिसका नाम होता है DDT। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ये इथेन का डेरिवेटिव है। इसमें 2 कार्बन है तो इसके बाकी 3 कार्बन
क्लोरो समूह से विस्थापित हो गया, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बाकी जो हाइड्रोजन है इसके बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर दो बेंजीन न्यूक्लियस से विस्थापित हो गए, क्लोरो बेंजीन न्यूक्लियस से विस्थापित हो गए। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन का डेरिवेटिव, इथेन का सूत्र क्या होता है CH3CH3। तो इसके हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हुए हैं। इथेन के हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से हमको ये DDT मिला है और ये यहाँ पर हमारे हेलोबेंजीन का उपयोग भी है। हेलोबेंजीन को क्लोरल के साथ, क्लोरल होता है L3CHO ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, निर्जलीकारक की उपस्थिति में इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन प्राप्त होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसको DDT कहा जाता है। DDT एक महत्वपूर्ण कीटनाशी पदार्थ होता है, किंतु अब इसके उपयोग पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो इसका उपयोग कम जैसे मच्छर मक्खी को मारना है तो इसके रोगाणुनाशी के रूप में इसका उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है, पर अब इसका उपयोग पर बैन लग गया है। तो अब इसके बाद हमारे उपयोग आते हैं, हेलो एरिन्स के उपयोग काय काय में किए जाते हैं। तो हमने देखे विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हुई, जैसे हमको विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया से फिनॉल प्राप्त हुआ था, तो फिनॉल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डाई हेलोविकपन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण यौगिक हमने देखे DDT बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका एक विस्फोटक पदार्थ बनाने क्लोरो नाइट्रो पिक्रीन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो नाइट्रोपिक्रीन होता है वह भी विस्फोटक पदार्थ होता है और उसका उपयोग विभिन्न विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। तो ये इसके विभिन्न उपयोग है। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है कि हेलो एरिन हेलो एल्केन से कम क्रियाशील क्यों होते हैं। इसका कारण हमने शुरू में ही देख लिया है। हेलो एरिन हेलो एल्केन से कम क्रियाशील क्यों होते हैं, तो उसका संकरण और अनादि रचना, ये इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद अगला इसमें नेम रिएक्शन आ सकती है। ये जो महत्वपूर्ण नाम अभिक्रियाएं बताए हैं, इसमें ये पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से DDT, ये इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब में, इस प्रकार की भी रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी जा सकती है, कैसे प्राप्त करेंगे। और नेम रिएक्शन, इसमें हमने फीडर प्राप्त अभिक्रिया देखे हैं, सेंडमायर अभिक्रिया आई है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आई है और फिटिंग अभिक्रिया आई है। तो ये विभिन्न अभिक्रिया, इसकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एक एरोमेटिक हेलो एरिन रहता है और दूसरा एलिफेटिक रहता है, और जो हमारी फिटिंग अभिक्रिया रहती है उसमें दोनों हमारे एरोमेटिक हेलो एरिन रहेंगे और उससे हमको क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो ये क्रियाएं भी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग, और एक होती है फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग में एक हमारा न्यूक्लियस कौन सा रहेगा, एरोमेटिक, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, एलिफेटिक। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो इस चार्ट में हमने देखे हैं, ये निर्जल ईथर की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर निर्जल वातावरण, ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो इसमें हमको जो यौगिक प्राप्त होगा वो यौगिक मिलेगा हमको टॉलुइन या मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। और यही क्रिया जब आप फिटिंग अभिक्रिया पूछी गई है, तो फिटिंग अभिक्रिया में जो हमारे एलिफेटिक में होती है वुड्स अभिक्रिया, उसके समान अभिक्रिया होगी। यहाँ पर हेलोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करेंगे और इसमें से इसके हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, डाइफेनिल। डाइफेनिल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब भी इसमें यदि हमने सोडियम की जगह तांबा धातु ले लिए तो हमको डाइफेनिल मिलता है, उस अभिक्रिया का नाम उन्मान अभिक्रिया हो जाता है। तो ये इसमें मुख्य नेम रिएक्शन आई है, इनका भी
आपको वर्णन पूछा जा सकता है, समीकरण पूछा जा सकता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपयोग भी देख लिया आपने, बनाने की विधि देख ली है, रासायनिक गुणधर्म देख लिए, और ये इसके विशेष रासायनिक अभिक्रिया, इनको आप ध्यान में रखिए। वुड स्प्लिटिंग, फिटिंग, उल्मान अभिक्रिया और फ्रीडम क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें